नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड मुसलसल दुनिया भर की ख़ास खबरों पर नज़र बनाए हुए है। इस वक्त अमेरिका के इराक़ और सीरिया पर 5 ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद इराक़ी लोगों के गुस्से से अमेरिका और इराक़ के ताल्लुकात बहुत नाजुक दौर में दाखिल हो चुके हैं। बगदाद में सबसे महफूज इलाके ग्रीन जोन में मौजूद अमेरिका की दुनिया भर में सबसे बड़ी एम्बेसी को वहां की जनता उखाड़ फेंकना चाहती है। जैसा कि मैंने अब से पहले कहा था कि अमेरिका ने इराक़ से बाहर निकलने का रास्ता खुद खोला है, जो शायद अब बंद ना हो सके। बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर होने वाले प्रोटेस्ट में सिर्फ आम लोग शामिल नहीं हैं, बल्कि इराक़ी सेना का हिस्सा समझे जाने वाले और इराक़ी हुकूमत से तनख्वाह हासिल करने वाले हश्द-अल शाबी की फोर्स भी मौजूद है। वे भी अमेरिका की एम्बेसी को आग लगाने वालों में शामिल हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी कह चुके हैं कि जवाब ऐसा होना चाहिए कि कोई भी ताकत हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देने की हिम्मत ना करे। अब हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बगदाद में अपनी एम्बेसी पर हमले की जिम्मेदारी ईरान पर डाली है, ये कहते हुए कि जिन ग्रुप्स ने एम्बेसी पर हमला किया है उनके ताल्लुकात ईरान से हैं। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि अमेरिका इराक़ पर 17 साल से जारी अपने कब्ज़े से ध्यान हटाने के लिए ईरान पर इल्ज़ाम लगा रहा है। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दूर तक पहुंच सकें। खबर यह है कि इराक़ की राजधानी बगदाद में मंगलवार को ग्रीन जोन में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी के सामने प्रदर्शन के दौरान गुस्साई भीड़ ने अमेरिकी एम्बेसी में आग लगा दी। ये प्रोटेस्ट संडे को इराक़ और सीरिया पर हश्द-अल शाबी और कताइब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर F-15 जंगी जहाज़ों और ड्रोन से किए गए हमलों के खिलाफ थे। इराक़ में अल कायम शहर के पास अमरीकी हमले में 30 लोगों के मारे जाने की खबर है और कई सीरियस ज़ख्मी हैं। मंगलवार को बगदाद में हश्द-अल शाबी के जवानों के जनाजे दफनाने के बाद शुरू होने वाले प्रोटेस्ट में अमरीकी एम्बेसी को न सिर्फ घेर लिया, बल्कि बिल्डिंग की बाहरी दीवार में आग लगा दी और दरवाजे तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की गई। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह का अमेरिका ने हमला किया है और जिस फोर्स के ठिकानों पर हमला किया है उसे आयतुल्लाह सिस्तानी और सरकार की हिमायत हासिल है, और इससे जान छुड़ानी अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगी। आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें हश्द-अल शाबी के जवान भी प्रोटेस्ट में शामिल थे और ग्रीन जोन इलाके में प्रोटेस्टर्स को सिक्योरिटी फोर्स ने जाने दिया। इससे यह साफ जाहिर है कि इराक़ी हुकूमत और वहाँ की जनता अमेरिका के खिलाफ एक जैसी सोच रखती है। कुछ खबरों के मुताबिक बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी के सामने धरना भी शुरू हो गया है और प्रोटेस्टर्स के स्पोक्स पर्सन ने वॉशिंगटन पोस्ट से बात करते हुए बताया है कि यह धरना अमेरिकी एम्बेसी को बंद किए जाने तक जारी रहेगा। अमेरिका के जरिए इराक़ के हश्द-अल शाबी पर हमले से गुस्साए प्रोटेस्टर्स का कहना है कि इराक़ में अमेरिकी एम्बेसी अस्थिरता का मरकज़ बन चुका है। ये तजर्बा इस इलाके में ईरान में हुआ है, जहाँ 1979 में रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स ने एम्बेसी पर कब्जा कर लिया था और जासूसी के तंत्र और दस्तावेज दुनिया के सामने रखे थे। उस वक्त बहुत से अमेरिकी डिप्लोमेट्स को भी यरगमाल बनाया गया था, एबडक्ट किया गया था और 444 दिन के बाद उन्हें छोड़ा गया था। ये दुनिया की सुपर पावर का हाल किया ईरान के रेवोल्यूशन के स्टूडेंट्स ने, और 444 तक एम्बेसडर और उनके जितने स्टाफ के लोग थे उनको कैदी बन करके रहना पड़ा। ईरान ने दुनिया को ये समझा दिया है कि अमेरिका की एम्बेसी ना होने पर कोई मुल्क न सिर्फ तरक्की कर सकता है बल्कि अपने यहाँ शांति भी कायम रख सकता है। इराक़ में 1 अक्टूबर से शुरू हुए महंगाई, बेरोज़गारी और सरकार के खिलाफ
होने वाले प्रोटेस्ट के दौरान भी अमेरिकी एम्बेसी पर प्रोटेस्टर्स को दिशा निर्देश दिए जाने का इल्ज़ाम लगता रहा है। खबर है कि कल प्रोटेस्टर्स के हमले से पहले अमेरिकी एम्बेसी के तकरीबन 80 काम करने वालों यानी जो एम्प्लॉयज़, डिप्लोमेट्स वगैरह थे, उनको पहले ही इराक़ी कुर्दिस्तान पहुंचा दिया गया था। अमेरिका के लिए इराक़ में कुर्दिस्तान ही ऐसा इलाका है जहां उनके सियासी गुलाम मौजूद हैं और वो आज से नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन के ज़माने से ही अमेरिका के साथ हैं। हाल में सीरिया से अमेरिका की फ़ौजें निकलकर इराक़ी कुर्दिस्तान ही पहुंची हैं। मैंने 2003 में अमेरिका के इराक़ के ख़िलाफ़ जंग के दौरान कुर्दिस्तान से ही काम शुरू किया था और वहाँ अमेरिकी असर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जो सद्दाम हुसैन सरकार के दौरान बन चुका था। उस ज़माने में मैंने दूरदर्शन के वर्ल्ड व्यू इंडिया प्रोग्राम के लिए इराक़, ईरान और कुवैत से रिपोर्टिंग की थी। इस बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि हमें उम्मीद है कि इराक़ बगदाद में हमारे दूतावास की सेफ्टी के लिए सैनिक ताकत का इस्तेमाल करेगा और उसने यही कहा गया है। ट्रंप ने इन प्रोटेस्ट्स का इल्ज़ाम ईरान पर लगाया है, जबकि अमेरिकी सीनेटर किम मर्फी ने कहा है कि बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला ख़तरनाक लेकिन उम्मीद के मुताबिक था। उन्होंने कहा है कि ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से अमेरिका असुरक्षित यानी अनसेफ हो रहा है और मिडिल ईस्ट में ये कमज़ोर मुल्क बन गया है। बीबीसी का मुताबिक ट्रंप ने इराक़ में अमेरिकी एम्बेसी पर हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार बताते हुए ईरानी सरकार को धमकी दी है। ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए लिखा है कि इराक़ में हालात अमेरिकी एम्बेसी का सिक्योरिटी अरेंजमेंट बीते कई घंटे पहले बहाल हो चुका है। हमारे कई बहादुर सैनिक दुनिया के सबसे ख़तरनाक जंगी हथियारों के साथ मौके पर पहुँचे हैं। मैं इस पूरे मामले में इराक़ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पर बेहद तेज़ी के साथ रिएक्शन दिया। उन्होंने आगे लिखा कि हमारी किसी भी प्रॉपर्टी को किसी तरह का नुकसान पहुंचने और ज़िंदगियां ख़त्म होने के लिए ईरान को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वे इसकी बड़ी कीमत चुकाएंगे और ये कोई चेतावनी नहीं है, ये एक धमकी है। नया साल मुबारक हो। यानी ट्रंप ये भी बता रहे हैं कि अमेरिकी फ़ौजियों के पास ख़तरनाक तरीन हथियार मौजूद हैं और ईरान को धमकी भी है, साथ ही इराक़ की हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेरा समझना है कि ट्रंप इराक़ी सरकार का कितना भी शुक्रिया अदा कर लें, लेकिन जो हमले अमेरिका ने हशदल शाबी के ठिकानों पर किए हैं उसके लिए न इराक़ी हुकूमत और न ही वहाँ की जनता माफ़ करेगी और ये प्रोटेस्ट और नाराज़गी का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत मुमकिन है कि अमेरिका के इराक़ से बाहर जाने का रास्ता इसी के बाद पक्का हो जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस हमलावर ट्वीट के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर मार्क एस्पर ने मिडिल ईस्ट में फौरी तौर पर 750 सैनिकों को भेजने का ऐलान किया है। बगदाद में प्रोटेस्टर्स पर अमेरिका के 2 अपाची हेलीकॉप्टर से जलती हुई आग भी फेंकी गई है ताकि प्रोटेस्ट करने वाले तितर भीतर हो जाएं। जिस तरह से ये हेलीकॉप्टर आग बरसा रहे थे उससे मुझे इजराइल के जहाज़ों के फिलिस्तीनी प्रोटेस्टर्स पर फेंके जाने वाले आग के गोले याद आ रहे हैं। मंडे को इराक़ी प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मेहदी का कहना था कि अमेरिकी हवाई हमला उनके मुल्क की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी का उल्लंघन है और इसके बाद वो अमेरिका के साथ अपने रिश्तों पर दोबारा गौर करेंगे। वहीं कताइब हिजबुल्लाह के कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस ने कहा है कि वो इराक़ में अमेरिकी बलों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान ने अमेरिकी हवाई हमले को आतंकवाद की साफ मिसाल बताया था। इसी बीच यूनाइटेड नेशंस में ईरान के एम्बेसडर ने अमेरिका के ज़रिए ईरान पर इल्ज़ाम लगाए जाने को इराक़ पर 17 बरसों से अपने कब्ज़े और इराक़ी जनता के कत्लेआम से ध्यान हटाने की अमेरिकी कोशिश बताया है। मजीद तख्त रवांची ने बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर हमले के बारे में अमेरिकी इल्ज़ामों पर सख्त रिएक्शन देते हुए कहा कि ईरान पर अमेरिकी इल्ज़ामों का मकसद वाशिंगटन के ज़रिए इराक़ियों के हालिया कत्लेआम पर इराक़ की जनता में गुस्से से ध्यान हटाना है। आपको याद दिला दूं कि इराक़ में हाल ही में प्रोटेस्ट के दौरान ये बात सामने आई थी कि प्रोटेस्ट करने वालों के नेता और सो कॉल्ड समाज सेवियों के अमेरिका एम्बेसी से दिशा निर्देश मिल रहे थे और अमेरिका उन्हें पैसा भी दे रहा था। कई जगह ऊंची इमारतों से प्रोटेस्टर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोली चलाने वाले
कई विदेशी एजेंट भी पकड़े गए थे। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के परमानेंट नुमाइंदे ने कहा कि हश्द शाबी और उसकी शाखाएं पूरी तरह से इराकी ऑर्गेनाइजेशन है और इराक की सरकार की निगरानी में कानूनी और डेमोक्रेटिक तरीके से और इसकी कानून की बुनियाद पर काम करती हैं और आतंकवादी संगठन दाइश के खिलाफ जंग और उन्हें नाकाम करने में उनका अहम रोल रहा है। इराक और सीरिया की सीमा पर मौजूद अल कायम क्षेत्र, जहां खुद हश्द शाबी के जवान तैनात थे, बेहद सेंसिटिव और अहम इलाका माना जाता है। यही वो सीमा चौकी है जो इराक और सीरिया के बीच ज़मीनी रास्ता खोला गया है, जिससे अमेरिका और उसके दोस्त मुल्क नाराज़ हैं। उनकी नाराज़गी यह है कि तेहरान से और लेबनान की राजधानी बेरूत तक बाई रोड पहुंचा जा सकता है और इस पर अमेरिका के अलावा इजराइल ने भी कई बार अपनी चिंता जताई है कि ईरान जो है वो इजराइल को सब तरफ से घेर रहा है और ये रास्ता जो खोला गया है ख़ास तौर पर इराक और सीरिया के बीच में, उसके बाद ही ये प्रोटेस्ट शुरू हुए और इन प्रोटेस्ट का नतीजा ये हुआ कि आदिल अब्दुल मेहंदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। अमेरिका ने दबाव डाला और वो इस्तीफ़ा हो गया। अभी नए प्राइम मिनिस्टर का नाम अभी नहीं आया है। इराक के इन वाक़यात पर लंदन से छपने वाले अरबी ज़बान के अखबार राय अल यौम के एडिटर और वरिष्ठ अरब जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान ने बहुत ही अहम और दिलचस्प तबसरा किया है। उन्होंने इराक में हश्द शाबी पर अमरीकी हमले और उसके बाद के नतीजों का जायज़ा लिया है। उनका कहना है कि इराक की आज़ादी और सद्दाम की हुकूमत गिराने और 4000 सैनिकों की जान गंवाने और 33,000 फौजियों के ज़ख्मी होने और 6000 अरब डॉलर खर्च करने के बाद अमरीका फिर वहीं खड़ा है जहां से उसने इराक का अपना सफ़र शुरू किया था। आज वो बगदाद में अपनी एम्बेसी भी बचा पाने की ताकत नहीं रखता, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सिफारत खाना है। अटवान आगे लिखते हैं कि ध्यान के काबिल बात यह है कि अमरीकी जंगी जहाज़ों ने ईरान के ज़रिए अमरीका के ग्लोबल हॉक ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद ईरान में कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन इराक में करकुक के नज़दीक एक अमरीकी छावनी पर रॉकेट हमले से मारे जाने वाले एक अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर का बदला लेने के लिए फ़ौरन इराक के कतायब हिजबुल्लाह पर बमबारी कर दी। इसकी वजह बेहद सादा है। वजह यह है कि ट्रंप सरकार ईरान के खिलाफ प्रॉक्सी वार वो भी सिर्फ इराक में चाहती है। कम से कम इस वक्त तो यही हाल है। ट्रंप सरकार इराक में ही ईरान से इसलिए दो हाथ करना चाहती है ताकि वो ईरान की जवाबी कार्रवाई से बची रहे, क्योंकि उसे मालूम है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई ख़तरनाक होगी। इसके साथ ही ट्रंप सरकार को मालूम है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद एक ख़तरनाक जंग छिड़ सकती है, जिसका ज़्यादा नुकसान अमेरिका को होगा। असल में अमेरिकी सैनिक उद्योग यानी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, उसका ताज कहे जाने वाले ग्लोबल हॉक को उतनी ऊंचाई पर जिस तरह से सटीक निशाना लगाकर ईरान ने मार गिराया, उससे अमेरिकियों के दिल में डर बैठ गया है। अमेरिका को ये पता है कि ईरानी मिसाइल न जाने कैसे कैसे चमत्कार यानी सरप्राइज दिखा सकते हैं। अतवान आगे लिखते हैं कि हमें तो ये यकीन नहीं है कि अमेरिकी हमले के जवाब में हश्द शाबी सिर्फ इस तरह के प्रोटेस्ट पर ही सेटिस्फाई हो जाएगी, बल्कि हमें लगता है कि इराक के उत्तर और पश्चिम में अमेरिकी सैनिकों को दर्दनाक रॉकेट हमलों का सामना करना पड़ेगा, जहां अमेरिका के 5200 से ज़्यादा फौजी तैनात हैं। ट्रंप ने इराक के कतायब हिजबुल्लाह पर हमला करवा के अपने फौजियों और अपने मुल्क के हितों को जहन्नम में झोंक दिया है और ये सिर्फ इराक में नहीं है बल्कि पूरे खाड़ी में जगह जगह ये जहन्नम मुंह खोले मौजूद है, क्योंकि ट्रंप इराकियों को जानते ही नहीं और ना ही उन्हें ये मालूम है कि ये इराकी संगठन अपने देश में कैसे लड़ते हैं, और ना ही ट्रंप अपने ही पहले के अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की हार से कुछ सीखने को तैयार हैं, जिसकी वजह से वो 2011 में सभी अमरीकी फौजियों को इराक से वापस बुलाने पर मजबूर हो गए थे। आज का इराक 13 साल पहले भुखमरी के शिकार इराक की तरह नहीं है, जिसने 2003 में अमरीकी हमले का मुकाबला नहीं किया था। आज का इराक मजबूत है और इलाके के बेहद मजबूत रेजिस्टेंस फ्रंट का हिस्सा है। उसके पास 5 लाख से ज़्यादा छोटे बड़े मिसाइल हैं। जिस तरह से 2011 में अमेरिका की हार लिखी थी और अमरीकियों को इराक से भागना पड़ा था, उसी तरह हमारे ख्याल में सन 2020 भी अमेरिका की दूसरी हार का साल होगा और इराक और सीरिया से 6000 अमरीकी फौजी भाग जाएंगे।
देखा आपने, अरब के इतने बड़े पत्रकार जो खुद फिलिस्तीनी हैं और अरब देशों और वेस्टर्न कंट्रीज़ की साजिशों को अच्छी तरह जानते हैं, वो ये लिख रहे हैं कि हशदल शाबी और कतायब हिजबुल्लाह पर हमलों के बाद अमेरिका को इराक छोड़ने पर मजबूर होना पड़ सकता है। जो बात उन्होंने 2011 की याद दिलाई है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि उस वक्त इराक के प्राइम मिनिस्टर नूरी अल मालिकी थे और अमेरिका और इराक के बीच अमेरिकी फ़ौजियों की वापसी के लिए दिसंबर 2011 का कार्यक्रम तय हो चुका था। लेकिन अमेरिका ने सोचा था कि बगदाद में हुकूमत से अपने इशारे पर ही रिक्वेस्ट कराया जाएगा कि आप अमेरिकी फ़ौज इराक में रखें और हमें सुरक्षा की ज़रूरत है। इसी तरह से बार बार इराक में फ़ौज के रहने की मुद्दत बढ़ती रहेगी। लेकिन मालिकी ने साफ तौर पर कह दिया था कि हमारी पार्लियामेंट इस बात को कबूल नहीं करती कि आप यहाँ अपनी फ़ौज रखें। आखिरकार 2011 के आखिर में अमेरिकी फ़ौजों को इराक छोड़कर वापस जाना पड़ा था। उसके फ़ौरन बाद अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब ने तुर्की की मदद से सीरिया और उसके बाद इराक में दाइश आतंकवादी भेजने शुरू कर दिए और दोनों मुल्कों के बहुत बड़े हिस्से पर टेररिस्ट का कब्जा हो गया। आयतुल्लाह सिस्तानी की अपील पर बने हशदल शाबी ने अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के टेररिस्ट भेजने के प्लान को भी फेल कर दिया। अभी हाल ही में इराक में प्रोटेस्ट्स को हवा दी गई, वो भी नाकाम हो गए और वहाँ सरकार नहीं बदल सकी। अब अमेरिका ने सीधा हमला हशदल शाबी पर कर दिया, जिसका नतीजा अब अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। मुश्किल यह है कि अमेरिका इस खित्ते की आवाम को नहीं जानता। अब तक सिर्फ गुलाम बादशाहों से ही अपने काम लिए हैं। इराक इस खित्ते में अमेरिका के हाथ से निकलकर ईरान के दोस्तों में शामिल हो गया, जिस पर वाशिंगटन, तेल अवीव और रियाद बहुत परेशान हैं। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।